नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हनुमान जयंती के मौके पर हरिद्वार के भगवानपुर में विवाद हुआ था जो बहुत बढ़ गया था। अब सीएम धामी ने इस पर सख्ती दिखाई है। सीएम ने कहा कि भगवानपुर घटना के सभी आरोपियों पर कार्रवाई होगी और उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई घटना की भी निंदा की है। पुरी हो या उत्तराखंड के रुड़की के समीप वाले गांव में हुए हैं, दोनों जगह पर बहुत सख्ती होनी चाहिए और इस प्रकार की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाना जो है ये देश के हित में नहीं, किसी के भी हित में नहीं है। और हमने उत्तराखंड के अंदर जो घटना हुई है हमने इसको सख्ती से लिया है। कानून व्यवस्था जो है वहाँ पर बनी रहे, उसके लिए कानून अपना काम ठीक तरीके से वहाँ पर कर रहा है। क्योंकि वहाँ पर भी जो है इस प्रकार की घटना हुई उसी दिन, हनुमान जयंती के दिन पथराव हुआ है। वहाँ पर हमने सख्ती से जिन लोगों के जो भी आरोपी है उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। दरअसल हनुमान जयंती पर हरिद्वार के भगवानपुर में दो पक्षों में विवाद हो गया था। आमने सामने आ गए थे दो पक्ष, जिसके बाद सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने राजभवन जाकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पुलिस प्रशासन मौन है, इसलिए राज्यपाल को इस मामले में दखल देने की जरूरत है। सरकार को निर्देशित करना चाहिए राज्यपाल को कि वो कार्रवाई करे। वहीं भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश का कहना है कि इलाके में अभी भी तनाव का माहौल है और घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जबकि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीते करीब 2 महीने से राज्य में हिंसा छेड़खानी की अलग अलग घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा और अब धार्मिक पर्वों का इस्तेमाल ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। धार्मिक जो माहौल है जिसमें हम सौहार्द फैलाते थे, प्यार करते, पूजा करते थे, भावना के साथ मालिक को याद करते थे, वो ना करके अब मतलब उसका इस्तेमाल एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग पोलराइजेशन और वोट के लालच से लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं, झगड़े पैदा करने का काम कर रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना है। महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करने आए हैं कि घटना की निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो और पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल, प्रेमपूर्ण माहौल जैसे पहले था उसी तरह से बना रहे। घटना की न्यायिक जांच। इधर बीजेपी नेता शादाब शम्स ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का समर्थन किया है। शादाब शम्स ने मुस्लिम नेताओं, धर्मगुरुओं से अपील की है कि अगर मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान से किसी को दिक्कत होती है या तो कम से कम साउंड कम कर दिया जाए या फिर लाउड स्पीकर ही हटा दिया जाए। शादाब शम्स का कहना है कि मजहब मोहब्बत सिखाता है, लिहाजा रमजान के पाक महीने में अच्छा अवसर इससे ज्यादा अच्छा हो नहीं सकता। ये रमजान का महीना चल रहा है। रमजान का महीना हमें सब्र सिखाता है। पानी पे सब्र, भूख के ऊपर सब्र, गुस्से के ऊपर सब्र। अगर कोई हम पे जुल्म भी कर रहा है तो जुल्म का बदला जुल्म नहीं हो सकता। कोई हमसे नफरत कर रहा है तो नफरत का बदला नफरत नहीं हो सकता। अगर किसी को मेरी अजान से तकलीफ हो रही है, एज अ मुस्लिम मैं इस बात को कह रहा हूं, किसी को अजान से तकलीफ हो रही है तो मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने लाउड स्पीकरों की या तो आवाज कम कर दें, नहीं तो हटा दें। जहां जो ऑब्जेक्शन आ रहा है, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है और इस मुल्क की मोहब्बत को कायम रखने के लिए अगर हमें अजानों को भी कम करना पड़े तो हम अजानों को कम करें। हमारे प्यार मोहब्बत कायम रहना चाहिए। इधर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने आज नेता विपक्ष का चार्ज संभाला। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, उपनेता भुवन कापड़ी के साथ कुछ गिने चुने विधायक मौजूद थे। मौजूदा विधायकों में आदेश चौहान, मनोज तिवारी, फुरकान अहमद, ममता राकेश, गोपाल राणा, सुमित हृदयेश और अनुपमा रावत, वीरेंद्र जाति शामिल रहे। लेकिन 19 में से 9 विधायक ही मौजूद थे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के चार्ज के वक्त 8 विधायक मौजूद थे। पद संभालने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष हर जरूरी मुद्दे पर जनता की आवाज बनकर सरकार को घेरेगा। हालांकि कांग्रेस विधायकों की नाराजगी ये जरूर दिक्कत खड़ी कर सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस में कुनबा टूटने या फिर बिखरने के आसार साफ साफ दिख रहे हैं। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने चार्ज लिया तो 19 विधायक का मौजूद थे, जबकि 9 विधायक नदारद रहे और यही देखकर लग रहा है कि कांग्रेस के कुनबे की कहानी कभी भी खराब हो सकती है। कांग्रेस में विधायक नाराज चल रहे हैं और कभी भी 9 से 10 विधायक अलग हो सकते हैं। कभी भी विधायक टूटकर अलग पार्टी बना सकते हैं।
ऐसी चर्चा कांग्रेस में इन दिनों आम है। और जिस तरह से नेता विपक्ष यशपाल आर्य के चार्ज लेने के दौरान 19 में से 9 ही विधायक मौजूद थे, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष के प्रोग्राम में भी सिर्फ 8 ही विधायक मौजूद थे। ऐसे में इन कयासों को और बल मिल रहा है। सोमवार को विधानसभा नहीं आए उनमें प्रीतम सिंह, हरीश धामी, मदन बिष्ट, तिलक राज बेहड़, मयूख मेहर, विक्रम सिंह, खुशहाल सिंह अधिकारी, राजेंद्र भंडारी और रवि बहादुर शामिल। तो सवाल है कि दोनों प्रोग्राम से गायब रहने वाले विधायकों की नाराजगी कहीं कांग्रेस का कुनबा न तोड़ दे। और यही नेता विपक्ष यशपाल आर्य की असली परीक्षा है। तो विधायक हमारे साथ है, कई जगह पत्र आए हैं, कई लोगों ने हमें फोन किया है। अब देखिए होता है क्या, आने वाला वक्त देखिए, समय दीजिए। अभी से अनुमान लगाना, अभी से कुछ कहना बेईमानी होगा। प्रीतम भाई हमारे नेता हैं, मैंने कहा ना, कल भी कहा, वो कोई गुट नहीं, कोई खेमा नहीं। कांग्रेस एकजुट होगी और कांग्रेस में मैंने कहा ना, एकता में ताकत है। कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, संगठन में बदलाव हो चुका है। ऐसे में नाराज चल रहे विधायक सच को स्वीकार करेंगे या सदन और संगठन से इसी तरह दूरी बनाकर रखेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन संकेत ठीक नहीं। हालांकि विधायकों को उम्मीद है कि सब ठीक होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल ये घटना हुई, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। वहाँ रहना आवश्यक था ताकि चीजें संतुलित की जा सके और माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाया जा सके। ऐसी कोई बात नहीं है। आज सब लोग यहाँ पर हैं। बहुत बढ़िया, सब अच्छा रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग एकजुट होकर सदन से लेकर सड़क पर जनहित के मुद्दों पर, जनता के हित के लिए, उत्तराखंड के हित के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। करण माहरा और यशपाल आर्य की एंट्री के बाद कांग्रेस में नाराजगी और कलह खुलकर सामने आई और दो बड़े प्रोग्राम से विधायकों के गायब होने से सवाल भी खड़े हुए। ऐसे हालात में कांग्रेस का कुनबा बचाना करण माहरा और यशपाल आर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर के दौरे पर रहे। यहां पर सीएम ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांसखेड़ा कला में स्कूलों के आधुनिकीकरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कुमाऊं गढ़वाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की। यहां पर निजी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। हालांकि इस दौरान अपने उपचुनाव के बारे में सीएम ने फिर कहा कि पार्टी हाईकमान जिस सीट से कहेंगे वहीं से चुनाव लड़ूंगा। सारे साथियों ने, बहुत सारे मित्रों ने अनेकों स्थानों से चुनाव के लिए मुझे कहा है। मैं सभी का आभारी हूँ, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारी स्थिति पार्टी हाईकमान को बता दी है। जल्दी ही पार्टी हाईकमान उस पर निर्णय लेगा। क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं अपने बारे में स्वयं कैसे निर्णय ले सकता हूँ? मेरी पार्टी जो निर्णय लेगी। इधर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की समीक्षा कर ली है और चुनाव में भीतर घात करने वाले नेताओं पर 24 अप्रैल के बाद कभी भी गाज गिर सकती है। और इसी दौरान ये भी तय होगा कि मुख्यमंत्री किस सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष देहरादून के दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान संतोष कई बैठक लेने वाले हैं। बीजेपी की हारी हुई 23 सीटों की समीक्षा रिपोर्ट अनुशासन समिति को सौंपी जाएगी, जिसके बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं पार्टी पदाधिकारी, मंत्री और कोर ग्रुप के साथ भी बीएल संतोष की एक मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद सीएम की सीट का ऐलान किया जाएगा। बीएल संतोष जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हैं। इस तरह की बैठकें महीने 2 महीने में होती रहती हैं। उन पे अपने महामंत्रियों की बैठक है या मंत्रिमंडल की बैठक है, विधायकों की बैठक है और अपने कार्यकर्ताओं की बैठक है। आईएफएस राजीव भरतरी को हाईकोर्ट से लगा है बड़ा झटका। प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड के पद से हटाए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने राजीव की याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने ये छूट दी है कि चाहे तो भरतरी कैट में अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने कैट की अदालत को निर्देश दिया है कि इस मामले पर जल्द सुनवाई करें। वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी ने अपने तबादला आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। उत्तराखंड के जंगल एक बार फिर धधक रहे हैं। पिछले 5 सालों में राज्य के जंगलों में आग लगने की 7000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। अब हालात ये है कि पूर्व फॉरेस्ट चीफ तक कहने लगे हैं कि जंगल की आग रोकने के लिए सही कदम नहीं उठाए जा रहे।
गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक उत्तराखंड के बेशकीमती जंगल एक बार फिर संकट में है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैना देवी बायोस्फीयर रिजर्व और गोविंद वन विहार जैसे वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया भी इसकी जद में है। राज्य के चारों कोनों में जंगल की आग कहर बरपा रही है। वन विभाग का कहना है कि इसमें से ज्यादातर घटनाएं इंसानों की तरफ से हो रही हैं। अभी तक बागेश्वर, उत्तरकाशी और थलीसैंण 3 जगहों पर स्थानीय लोगों पर आग लगाने के मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। जहाँ पे कुछ इस तरह का भी आया है, कुछ शरारती तत्वों द्वारा भी जो है कुछ आग लगाने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया है। तो 3 केसेस अभी तक हुए हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में। देखिए, जो अब तक की हमारी स्टडीज़ हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से तो 95% से ज़्यादा ये मैन मेड फायर्स हैं। यहाँ नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स हमारे देश में नहीं होती हैं वर्चुअली लगभग। तो या तो लापरवाही है या डेलिब्रेट इंसिडेंट्स हैं। जंगल की आग से हर साल जंगली जानवरों से लेकर बेशकीमती वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचता है, लेकिन इस नुकसान का आकलन नहीं के बराबर होता है। पूर्व फॉरेस्ट चीफ जयराज का तो यहाँ तक कहना है कि जंगल की आग रोकने के लिए ठोस कदम उठाए ही नहीं जाते। अब ये हर साल हम देख रहे हैं प्रॉब्लम है, और कुछ महीने जो है बहुत तेज़ी से इस पे चिंतन मनन होता है। उसके बाद जब ये सीज़न निकल जाता है, बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो फिर से वही अपना ज्यों के त्यों वाली स्थिति आती है। फिर अगले साल फिर से हंगामा शुरू होता है। बहुत इस बात की ज़रूरत है कि अब एक इनोवेटिव अप्रोच की जाए। आउट ऑफ द बॉक्स जो है हमें थिंकिंग करने की ज़रूरत है। मई से चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही पर्यटकों की आमद भी बढ़ जाएगी। तब जंगलों की आग और ज्यादा मुसीबत साबित हो सकती है। लिहाजा अब आग बुझाने के लिए साजो सामान मंगाया जा रहा है, तो वहीं लोगों से भी अपील की जा रही है। अब इसका असर कितना होगा ये कहा नहीं जा सकता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस में तब्दील किए जाने का विरोध तेज हो चला है। महाविद्यालय के छात्रों ने सरकार से फैसला वापस लिए जाने की मांग की है। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय को कैंपस में तब्दील किए जाने से छात्र की संख्या कम हो जाएगी, वहीं फीस में भी भारी बढ़ोतरी होगी। छात्रों ने सरकार से कहीं दूसरे कैंपस में कॉलेज खोलने को कहा, ताकि महाविद्यालय पहले की तरह ही चलाया जा सके। कैंपस की हम मांग करते हैं। हम इसी महाविद्यालय को खाली नाम चेंज करके कैंपस बनाए जाने का विरोध है। हम चाहते हैं सरकार से कि एक नया कॉलेज बने, उसी को आप कैंपस बनाओ। जो बनी बनाई व्यवस्था है उसका खाली नाम चेंज करके आप कैंपस बना रहे हो। इससे हमारे छात्रों को बहुत अहित होने वाला है। हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यहाँ की फीस बढ़ जाएगी। रुड़की के बंदा रोड इलाके में एक सिपाही और होमगार्ड युवक के बीच बने देवदूत। एक घर से चिल्लाने की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी पहुंचे और होमगार्ड ने दरवाजा तोड़कर युवक की जान बचाई। घर में फंदे से लटककर जान देने की कोशिश कर रहा था ये युवक। बेहद डराने वाला और हैरान करने वाला ये वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है एक युवक फंदे से लटका हुआ जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं, उसकी जान बचाते हैं। फंदे से युवक को नीचे उतारा गया। बच गया। ऐसे मत कर, ऐसे मत। उधर गैंगस्टर के खिलाफ अब उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। गैंगस्टर यशपाल तोमर की 153 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी हो चुका है। आखिर कौन है गैंगस्टर यशपाल, क्या है इसका उत्तराखंड से नाता, देखिए ये रिपोर्ट। भूमाफिया यशपाल तोमर वैसे तो यूपी के बागपत जिले का रहने वाला है, लेकिन उसका काला साम्राज्य कई राज्यों में फैला हुआ है। यशपाल तोमर का काम विवादित जमीनों पर कब्जा करना है। जहां भी 2 पक्षों के बीच विवाद होता है, उसके गुर्गे एक पक्ष का साथ देते हैं, फिर दूसरे पक्ष के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा देते हैं, जिसमें दूसरी पार्टी पर रेप, जान से मारने की धमकी, चोरी जैसे मामले होते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस काम में उनकी मदद पुलिस और मेडिकल स्टाफ और कुछ महिलाएं भी करती हैं। फिर गैंग के लोग विवादित जमीन पर कब्जा कर लेते हैं या केस वापस लेने के एवज में मोटी रकम ऐंठते हैं। हरिद्वार में गैंगस्टर ने ऐसी ही कई जमीनों पर कब्जा जमा रखा है। गैंगस्टर ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी कई जमीनों और फ्लैट्स पर ऐसे ही कब्जा किया है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में एक ही परिवार के 5 लोग
आज भी यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे हैं। पूरी विवेचना के दौरान पता चला कि यशपाल तोमर एक ऐसा अभियुक्त है जो अपने गैंग के माध्यम से, जिस गैंग में उसके काम करने वाले उसके गांव के लोग, साथ ही साथ कुछ महिलाएं हैं जो विभिन्न स्थानों पर झूठे फर्जी मुकदमे लिखवाकर लोगों को जेल भेजते हैं और उसकी एवज में जमीनों में या अन्य माध्यमों से पैसा अर्जित करते हैं। फर्जी मुकदमों के साथ यशपाल फोन पर भी धमकी देकर वसूली करने लगा था। यशपाल तोमर ने विवादित 56 बीघा जमीन कब्जाने को लेकर कांग्रेस नेता तोष जैन के घर में घुसकर धमकी दी थी, जिसकी शिकायत पर एसटीएफ ने यशपाल तोमर और उसके साले गजेंद्र को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया और हरिद्वार में पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया। वहीं जांच में उसकी 153 करोड़ की संपत्ति सामने आई, जिसके कुर्क करने के आदेश भी दे दिए गए। एक यशपाल तोमर नाम के गैंगस्टर के खिलाफ ये प्रकरण आया था। उसमें जब सारे साक्ष्य इस बात के थे कि लगभग 150 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है जो उसने अपने इस गतिविधियों से अर्न की है। उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ उन लोगों के नाम थी, तो उनके भी रिकॉर्ड हमने मंगवाए कि कहीं ऐसा तो नहीं वो सक्षम हो, उन्होंने अपने पैसे से खरीदी हो। जब सारी चीज़ें साक्ष्य पर आई हैं उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एसटीएफ अब यशपाल तोमर के साथियों को भी चिन्हित कर रही है, जिनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जा सके। एसटीएफ को अभी पूरे मामले में करोड़ों की संपत्ति के साथ कई लोगों के लिप्त होने की आशंका है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शर्मा के साथ देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। द रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला से एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया, जिसमें एक बाघ हाथी पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाथी के जवाबी हमले में बाघ को अपनी जान बचाकर भागना पड़ जाता है। वीडियो ढिकाला के ग्रासलैंड का है, जहां पर एक बाघ ने हिरणों के झुंड पर आक्रमण किया, लेकिन इस दौरान बाघ को कामयाबी नहीं मिली। तभी एक टस्कर हाथी वहां पर पहुंच जाता है, जिसका शिकार करने की कोशिश बाघ करता है, उस पर हमला करता है, लेकिन यहां पर भी उसे नाकामी मिलती है। द टिहरी के अखोड़ी में गुलदार द्वारा 7 साल के बच्चे को निवाला बनाए जाने के बाद से दहशत का माहौल है और वन विभाग द्वारा गुलदार को आदमखोर घोषित करने के बाद से 2 शूटर तैनात कर दिए गए हैं। 16 अप्रैल को 7 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना शिकार बनाया था। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाया गया, साथ ही 2 शूटर भी क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। जंगलों में आग की वजह से रिहायशी इलाकों में इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता रुबीना खानम पर केस दर्ज हुआ है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। मंदिर के सामने कुरान पढ़ने की इन्होंने बात कही थी। इन्होंने कहा था अगर चौराहों पर लाउड स्पीकर लगता है, हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, तो ये भी मंदिर के सामने कुरान पढ़ेंगी और हजारों की तादाद में महिलाएं कुरान पढ़ेंगी मंदिर के सामने। इस बयान के बाद अब मामला दर्ज हुआ है। न्यूज़ 18 की खबर का यह असर। समाजवादी पार्टी की नेता है रुबीना खानम, जिन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की थी और अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज हुआ है। रुबीना खानम, जिन्होंने साफ साफ कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारा जा सकता। उन्होंने धमकी दी थी कि लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतारने की कोई गलती ना करे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा होता है तो मंदिरों के सामने हजारों की संख्या में महिलाएं नमाज पढ़ेंगी। एक बार फिर से सुनिए जरा रुबीना खानम ने क्या कहा था। यह गलत बात है। रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे।